सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो आप देखते हैं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व कर कर आप यह चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या फिर वीडियो देखकर उससे बनने वाले प्रश्नों को आप भूलते जा रहे हैं। आइए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। धैर्य के साथ आराम से प्रश्नों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कोई कथन क्या है, असत्य है, गलत है, इसका आपको चयन करना है। पहला विकल्प, हमारी वायुसेना में मिग-21, मिग-27 और सुखोई 30 जैसे विमान रूस से खरीदे गए हैं। दूसरा विकल्प है, भारत में एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 विमान होते हैं। सी विकल्प, भारत में इस समय स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 31 से 32 हो गई है। डी विकल्प, राफेल 1312 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है। आपको कोई असत्य कथन का चयन करना है। आपने असत्य कथन का चयन कर लिया होगा। यदि आप कथनों पर विचार करें तो आपका जो डी कथन है ये गलत है। इसमें लिखा है राफेल को क्या करना चाहिए, 1312 मीटर के लंबे रनवे से उड़ान भरने की क्षमता बताई गई, जो कि गलत है। राफेल की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वो काफी छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है, तो इसलिए उसको 1312 मीटर लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 1312 फीट, अर्थात अगर इसके मीटर की जगह फुट रहता या फिट रहता तो ठीक रहता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुट की जगह फिट की जगह क्या लिख दिया गया है, मीटर लिख दिया गया है। ये क्या है, गलत है। बाकी विकल्प क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राफेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका निर्माण फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा वर्ष 2006 से किया जा रहा है। दूसरा कथन, यह हवा से जमीन पर, पानी की सतह से, जमीन से मार करने में सक्षम है। कथन तीसरा, यह 1 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चौथा कथन, इसकी औसत गति 1620 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखिए आपको कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन के कोट का चयन करना है। तो फिर से मैं आपको कथन दिखा देता हूं और यहीं पर आप डिसाइड कर लीजिए कौन से सत्य हैं। अपने आप क्या करेंगे, आप आंसर को खोज लेंगे। पहला जो कथन है कि इसका निर्माण फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा वर्ष 2006 से किया जा रहा है, ये गलत है। वर्ष 2006 से नहीं, 1986 से इसका निर्माण किया जा रहा है, तो पहला कथन भी गलत हो गया। दूसरा कथन जो लिखा है कि हवा से जमीन पर, ये तो ठीक है, पानी की सतह से मार नहीं कर सकता, चूंकि ये क्या है, ये फाइटर जेट है, ये हवा में रहेगा तभी क्या करेगा, मार करेगा। तो इस तरह से पानी की सतह से मार करने वाली जो बात है, इसकी वजह से कथन दूसरा गलत है। तीसरा कथन लिखा गया है कि 1 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जी नहीं, सिर्फ 30,000 फीट नहीं, 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये पहुंच सकता है, तो कथन तीसरा भी गलत है। चौथा जो कथन है, इसकी औसत जो गति बताई है 1620 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी गलत है, जबकि इसकी 1620 नहीं 1920 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी स्पीड होती है। तो हमको क्या करना था, इसमें से सत्य कथन की कूट का चयन करना था। कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैक्सीन
निर्माण में लगभग 8 से 10 साल का समय लगता है, लेकिन निम्न में से किस दवा की वैक्सीन सबसे कम समय, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लगभग 4 वर्ष में तैयार हुई थी। अर्थात कोई एक ऐसी वैक्सीन है जो सबसे कम समय में तैयार हुई थी और वह लगभग 4 वर्ष का समय उसको लगा था, लेकिन फिर भी वो सबसे तेजी से तैयार होने वाले वैक्सीन के रूप में जानी जाती है। कौन सी बीमारी किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। पहला है इबोला, दूसरा है स्वाइन फ्लू, तीसरा है मम्स या MMR, चौथा है मलेरिया। आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। यदि आपने आंसर डिसाइड किया है मम्स तो बिल्कुल सही, अर्थात सी विकल्प क्या है, सही है। मैंने आपको बताया था मीजल्स, रूबेला और मम्स के लिए जो है कि जो बनाई गई वैक्सीन थी वो सबसे तेजी से बनने वाली वैक्सीन थी। हाँ, कोरोना काल में अगर कोरोना की वैक्सीन अभी जल्दी में आ जाती है तो ये क्या करेगी, मम्स के जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देगी, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है इसी के पास है। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशन चार्टर का अनुच्छेद 11 और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में ICCPR के नाम से भी जानते हैं, सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है कि वह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें किस सत्ता द्वारा शासित होना है। दूसरा जो इसका कथन का क्या है, कारण दिया हुआ है, इसके लिए आवश्यक है कि यह मांग उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या द्वारा वहीं पर आयोजित होने वाले जनमत संग्रह द्वारा की जाए। अब इसमें से क्या करना है, सही कथन का जो विकल्प उसका चयन करना है। इसमें देखना है कि व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन से कथन गलत हैं या सही हैं। तो पहले एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो देखिए ये है क्या कि हाल ही में रेफरेंडम 2020 बहुत चर्चा में बना रहा, उसी के संदर्भ में यह कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर 11 और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अर्थात ICCPR सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है कि वह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें किस सत्ता के द्वारा शासित होना है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन चार्ट का अनुच्छेद 11 नहीं बल्कि 1, तो यह है अनुच्छेद 1 की जगह 11 लिख दिया गया है, इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा जो कारण है कि यह कहा जाता है कि ठीक है सबको अनुच्छेद 1 के तहत यह अधिकार मिला है कि वह क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस सत्ता के अधीन शासित होना है, लेकिन इसके लिए जो जनमत संग्रह कराया जाएगा वह वहीं पे होना चाहिए जहां पे वो रहते हैं। जैसे सिख लोग, पंजाब के कुछ लोग किसकी मांग कर रहे थे, खालिस्तान की, तो उनसे कहा गया है कि जब जनमत संग्रह वहां पर होगा तभी वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के रूप में मान्य होगा। तो इस तरह से यह कहा गया। तो देखिए कारण क्या है, सही है, लेकिन जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प हम लोगों को मिल सकता है जिसमें हमें ये ढूंढना है कि कथन क्या है, गलत है, लेकिन कारण क्या है, सही है। तो इसमें देखिए कोई भी ऐसा नहीं लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। तो इसमें से जो भी आप आंसर मान लेंगे वो ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या होना चाहिए कि कथन क्या है, गलत है, कारण क्या है, सही है। तो सी या डी में से कोई एक विकल्प बन सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, वह है प्ली बार्गेनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन वाले विकल्प को चुनें। चलिए चुनते हैं। पहला जो कथन है, यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, प्ली बार्गेनिंग, यह प्रक्रिया केवल आरोपी द्वारा लिखित आवेदन से प्रारंभ की जा सकती है। दूसरा प्रश्न, इस कथन जो है इसमें निश्चित अवधि के कारावास में सजा की अवधि आधी हो जाती है। तीसरा कथन, इसमें आरोपी अपराध स्वीकार कर सजा कम करवाने के लिए अभियोजक से सहायता लेता है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का इसमें चयन करना है। एक एक करके आप कथनों पर क्या कर लीजिए, विचार कर लीजिए। तो प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मान लीजिए मैंने चोरी की या कोई गलती की, मैं कहूं अब मुझे पुलिस ने पकड़ा है या जिसने मुझ पर आरोप लगाया, मैं कहूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कम सजा दी जाए क्योंकि मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो इसी से संबंधित था, क्या था, प्ली बार्गेनिंग। तो पहला जो कथन है कि यह प्रक्रिया केवल आरोपी द्वारा लिखित आवेदन से प्रारंभ की जा सकती है, ये तो बिल्कुल क्या है, सही है।
दूसरा इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें निश्चित अवधि के कारावास में सजा जो है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की सजा, किसी जो है कि अपराध की सजा 6 वर्ष है या 2 वर्ष है या 1 वर्ष है, लिखित हो, लेकिन लिखित होनी चाहिए। हर पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत सभी जो है कि अपराध शामिल नहीं होते, छोटे मोटे अपराध का। तो इसको उदाहरण के रूप में समझिए कि 1 वर्ष की किसी सजा किसी अपराध की लिखी हुई थी, और अगर आप प्ली बार्गेनिंग के तहत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की, मैं स्वीकार करता हूं, तो हो सकता हो 6 माह हो जाए। अर्थात अगर लिखित समय अवधि की है 1 वर्ष 6 माह, तो सजा की अवधि क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें आरोपी जो है कि अपराध स्वीकार कर सजा कम करवाने के लिए अभियोजक से सहायता लेता है। बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। लेकिन इसमें क्या कहा था, असत्य कथन वाले विकल्प को चुने। तो देखिए इसमें तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन द्वारा सदस्य देशों को कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उठाए गए निम्न कदमों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उसके लिए यूरोपीय यूनियन 750 बिलियन यूरो का कर्ज लेगा। किसके लिए, यह जो यूरोपीय यूनियन कोरोना वायरस से का जो निगेटिव इम्पैक्ट आया उससे बचाने का जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए यूरोपीय यूनियन क्या करेगा, 750 बिलियन यूरो का कर्ज लेगा। पहला कथन। दूसरा कथन है, सभी सदस्य देशों को समान रूप से अनुदान देगा। तीसरा कथन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों को कम ब्याज पर ऋण और अनुदान दिया जाएगा। चौथा कथन, इसका सर्वाधिक लाभ पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलेगा। अब क्या करना है, सही उत्तर के कथन का विकल्प हमको चयनित करना है। तो देखिए एक एक करके कथनों को विचार करें। तो सही बात है, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वह क्या करेगा कि जो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं देश, अर्थात कोरोना की वजह से जो उनकी अर्थव्यवस्था और पूरा सिस्टम डैमेज हुआ है, उससे उनको उबारने के लिए वो क्या करेगा, ऋण और अनुदान देगा। और इसके लिए यूरोपीय यूनियन खुद 750 बिलियन का यूरो का कर्ज ले रहा है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो कथन दूसरा है कि सभी देशों को समान रूप से अनुदान देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो देश ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, इन देशों को कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है कि अनुदान मिलेगा। ये जो है कि दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा है कि इटली, स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों को कम ब्याज पर ऋण और अनुदान मिलेगा, ये ठीक है। अर्थात ये कथन तीसरा सही है। चौथा कथन, इसका सर्वाधिक लाभ पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो देश ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, जहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा चौपट हुई है, उनको ज़्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका चौथा जो कथन है वह गलत हो गया। तीसरा जो कथन है वो क्या है, सही है। और दूसरा जो कथन है कि सभी देशों को समान रूप से अनुदान मिलेगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से पहला और तीसरा क्या है, सही है, दूसरा चौथा गलत है। सही उत्तर चुनना है हमें। तो क्या हो गया हमारा कि जो है कि इसमें हमारा जो सही उत्तर विकल्प कौन सा है, एक तो हमारा तीसरा जो है कि सही निकला था, और दूसरा पहला। तो पहला और तीसरा हमें ढूंढना है, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा और उत्तर भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा में कितनी कमी आई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और अगर आपने थोड़ा सा भी इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा की थी। तो इसका जो विकल्प है बी, अर्थात जो है कि भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा में 5 साल 2 माह का जो है अंतर आया है, तो इसको लिख सकते हैं 5.2 ईयर। और वहीं उत्तर भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा में बताया गया है कि 8 साल की कमी आई है। तो इस तरह से 5.2 साल और 8 साल का यह जो कॉम्बिनेशन है, बी विकल्प है, यह सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद है रेफरेंडम 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। चुनते हैं, चलिए। पहला कथन, रशियन डोमेन की वेबसाइट पर रेफरेंडम 2020 का निर्माण किया गया है। दूसरा कथन, रेफरेंडम 2020 का मुख्य स्थल कनाडा है। तीसरा, यह SFJ अर्थात सिख फॉर जस्टिस द्वारा कराया जाने वाला एक मतदान है। चौथा कथन, 23 जून 2016 को न्यूयॉर्क में पहली बार इसके समर्थन में रैली निकाली गई थी। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए सही उत्तर को आपको चुनना है, अर्थात सही कथनों का आपको चयन करना है। एक एक करके आप कथनों का चयन कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो है कि रशियन डोमेन की वेबसाइट पर रेफरेंडम 2020 का निर्माण किया गया है, बिल्कुल ये सही बात है, और मैंने बताया भी था कि भारत के लिए चिंताजनक है।
दूसरा कि रेफरेंडम 2020 का मुख्य स्थल कनाडा, ये भी सही है। कथन तीसरा है कि सिख फॉर जस्टिस द्वारा ये करवाया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा कथन है ये गलत है, क्योंकि ये इसमें बताया गया है कि 23 जून 2016 नहीं, 13 जून 2014 को, 2 साल पहले, अर्थात अगर हम देखें 2016 से 2 साल पहले 2014 को न्यूयॉर्क में पहली बार इसके समर्थन में रैली निकाली गई थी। तो 1, 2, 3 हमारे कथन क्या हैं, सही हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन के असत्य उत्तर का चयन कीजिए। अर्थात कोई एक असत्य कथन है, इसका हमको क्या करना है, चयन करना है। कहते हैं पहला जो विकल्प है, वर्ष 2006 में सीआरपीसी के अध्याय 21A में संशोधन कर प्ली बार्गेनिंग को शामिल किया गया। दूसरा, धारा 265A से लेकर 265P तक प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान है। तीसरा विकल्प, प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त और अभियोजक के बीच एक समझौता है। डी विकल्प, वर्तमान में 2.9 करोड़ लंबित केस हैं, जिसमें से 71% केसेस क्रिमिनल हैं। अब आपको देखिए इसमें से कोई असत्य कथन है, इसका चयन करना है। तो जो बी विकल्प है क्या है, आपका असत्य है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि धारा 265A से लेकर 265P तक, P तक नहीं L तक, L फॉर लॉयन, तो यहाँ तक यह सही था। यह L के बाद फिर इन्होंने बढ़ा दिया है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो बी विकल्प क्या है, गलत है। तो बाकी सभी क्या चीज़ें हैं, सही हैं। तो इसलिए हमको असत्य विकल्प का चयन करना था, तो बी विकल्प हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन, इस पर 183 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कथन दूसरा जो है, भारत 1975 में इसका सदस्य बना। कथन तीसरा, भारत में गृह मंत्रालय जैव आतंकवाद से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। चौथा, जैविक हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए पहला कन्वेंशन था। कौन सा कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972। अब इसमें से देखिए कोई एक कथन क्या है, असत्य है, आपको उसी को चयन करना है। तो देखिए जो पहला, जो लास्ट कथन है ना, जैविक हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने का यह पहला कन्वेंशन था, ये गलत है। पहला जो कन्वेंशन था वो 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल था, ना कि ये जिनेवा प्रोटोकॉल के बाद काफ़ी समय बाद जो है कि इसको लाया गया है। तो इस तरह से यह चौथा जो विकल्प है गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें से क्या करना था, असत्य, उपयुक्त में से असत्य कथन वाले विकल्प का चयन करना था। तो मैंने आपको बताया है केवल 4 क्या है, आपका सत्य है। तो इस तरह से केवल डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं चलिए। पहला कथन, विश्व में वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में कमी 1 साल 10 माह 24 दिन में आई है। अर्थात विश्व का जो जीवन प्रत्याशा है उसमें वायु प्रदूषण की वजह से 1 साल 10 माह 24 दिन की कमी दर्ज की गई है। पहला कथन ये कंप्लीट हुआ। दूसरा, बांग्लादेश में वायु प्रदूषण भारत से ज़्यादा है। तीसरा कथन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में पार्टिकुलेट मैटर 40% बढ़ा है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए कि सही जो है कि कथन वाले विकल्प का चयन करना है। कर लेते हैं चलिए। पहला जो है कि कथन है कि विश्व में वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा में ये जो कमी आई है उसका समय काल लिखा हुआ है 1 साल 10 माह और 24 दिन। उसके बाद जो है कि ये कथन तो आपका सही है। दूसरा जो कथन है, भारत में वायु प्रदूषण जो है कि बांग्लादेश में वायु प्रदूषण भारत से ज़्यादा है, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो तीनों जो विकल्प हैं क्या हैं, सही हैं। तो तीनों जब विकल्प हमारे सही हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही विकल्प का ही तो हमको क्या करना था, चयन करना था। तो इस तरह से यह हमारे जो तीनों विकल्प हैं ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन वाले विकल्प को चुनिए। कोई विकल्प असत्य है, इसको हमें चुनना है। पहला कथन, यह गोवा के पूर्वी भाग में 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है।
तीसरा, यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। चौथा, तिलारी संरक्षण रिजर्व इसे कर्नाटक के भीमगढ़ अभ्यारण्य से जोड़ता है। तो अब क्या करना है, देखिए फिर से इसमें से क्या करना, असत्य कथन वाले विकल्प को हमें चुन लेना है। कौन सा विकल्प क्या है, असत्य है। तो इसमें देखते हैं कोई असत्य कथन है कि नहीं है, आप इसको देख लीजिए। पहला जो कथन है कि यह गोवा के पूर्वी भाग में 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो देखिए 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तो सही है, लेकिन पूर्वी भाग में नहीं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, उत्तरी भाग में। तो पहला कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। और अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे असत्य कथन की जगह सत्य कथन वाले विकल्प को हम चुनते हैं तो हमारे जो कूट हैं ये वो यूज हो जाएंगे। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन वाले विकल्प को हमको चयनित करना है। तो पहला जो कथन है ये क्या मैंने बताया कि इसमें लिखा है गोवा के पूर्वी भाग में, नहीं, ये गोवा के उत्तरी भाग में जो है कि 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी जितने विकल्प हैं वो सब क्या हैं, सही हैं। तो इसलिए हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका 2, 3, 4 अर्थात बी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एंथ्रेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का हम चयन करना है हमको। चलिए चयन करते हैं। पहला जो विकल्प है, यह एक प्रकार का जीवाणु है जो मवेशियों के माध्यम से फैलता है। दूसरा विकल्प, मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर यह रक्त में फैल जाता है। तीसरा, मिट्टी में लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा रहता है और आसानी से इसको सक्रिय किया जा सकता है। चौथा, इसे केवल हवा और खाद्य सामग्री के माध्यम से फैलाया जा सकता है। इसमें से देखिए कोई कथन एंथ्रेक्स के संदर्भ में क्या है, असत्य है। तो देखिए पहला जो कथन है अगर आप इसको देखें तो सही है, दूसरा भी कथन क्या है, सही ही है। ले जो डी विकल्प है ना कि इसे केवल हवा और खाद्य सामग्री के माध्यम से फैलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो जब यह वायरस है तो इसको तो किसी भी चीज़ में भर कर भेजा जा सकता है, इसको लिफाफे में भेजा जा सकता है, इसको जो है कि किसी भी चीज़ हवा के माध्यम से इसको जो है कि इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके इसको फैलाया, कई तरह से फैलाया जा सकता है। तो इसमें केवल हवा और खाद्य सामग्री नहीं, ऐसा नहीं। इसको आप पानी में भी घोल देंगे ना तो भी उस क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। अब आप कहेंगे इससे तो केमिकल वेपन बन जाएंगे, नहीं, केमिकल वेपन अलग चीज़ होती है। यह ओरिजिनली क्या है, एक तरह का जो है कि वायरस है और इसको आप किसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर जिस चीज़ में डालेंगे वो उस चीज़ के माध्यम से फैल जाएगा। तो यह जो डी विकल्प है ये क्या है, आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल से संबंधित हमको निम्न जो है कि अनुच्छेदों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन या असत्य जो मिलाप है, गलत मिलाप है, इसका हमको चयन करना है। तो अनुच्छेद पहला जो है इस ये विकल्प है अनुच्छेद 163 विवेकाधीन शक्ति के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सदनों को आहूत करना अर्थात बुलाने की बात की गई है। और 167 पद की पात्रता का उल्लेख किया गया है। तो आप, मुझे लगता है काफ़ी जी प्रश्न है, आपने इसको मिला लिया होगा। तो जो ये डी विकल्प है ये गलत है। इसमें लिखा है 167 नहीं, 157 जो 157 और 158 जो है उसमें राज्यपाल अर्थात गवर्नर के इनकी पात्रता का, एलिजिबिलिटी का जो है कि उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे 157 की जगह 167 आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कर दिया गया है। तो ये गलत है, डी विकल्प ही मिला हुआ नहीं है, बाकी सभी चीज़ें मिली हुई हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आधुनिक दास्ता के संदर्भ में प्रस्तुत हाल की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही जो है कि उत्तर को चुनें या सही विकल्प को आपको चयनित करना है, अर्थात सही कथन वाले विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन, वेश्यावृत्ति, बलात् भिक्षावृत्ति, जबरन विवाह, बाल विवाह और बधुआ मजदूरी आधुनिक दास्ता के रूप माने जाते हैं। दूसरा, आधुनिक दास्ता पीड़ित सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। तीसरा कथन, आधुनिक दास्ता से ग्रसित 45% लोग राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित हैं। कथन चौथा,
30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। अब आपको क्या करना है कि सत्य कथनों के विकल्प का आपको चयन करना है, तो आप चयन कर लीजिए। तो देखिए एक एक करके कथनों का हम विचार कर लेते हैं। तो पहला जो कथन है कि वेश्यावृत्ति, बाल भिक्षावृत्ति, जबरन विवाह, बाल विवाह और बंधुआ मजदूरी आधुनिक दास्ता के रूप माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, आधुनिक दास्ता पीड़ित सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। जो तीसरा है कि आधुनिक दास्ता से ग्रसित जो है कि 45% लोग राष्ट्रमंडल देशों में निवास करते हैं, 45% नहीं 40%। इस तरह से यह जो है कि जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत हो गया। चौथा ठीक है कि 30 जुलाई को हम जो है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में मनाते हैं, तो ये सही है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, अर्थात बी विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ नहीं, गलत टाइप हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। तो इस प्रश्न को इस तरह से पढ़िए, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको चयन करके कूट का चयन करना है। पहला कथन, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा कथन, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तीसरा, लिखित और कठोर संविधान। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। और इसमें से ये आपको बताना है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों में कौन कौन से जाने जाते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 जो सी विकल्प है ये क्या होगा, आपका सही होगा। अर्थात जो है कि ये जो पांचवा जो कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। तो इस तरह से इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएंगे, पांचवा नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न ऐतिहासिक घटनाक्रमों में से असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। चलिए कर लेते हैं। पहला कथन, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 का संबंध राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश से संबंधित है। बहुत टफ प्रश्न है, खैर। दूसरा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने की सिफारिश की थी जो किसी दल से संबंधित ना हो। तीसरा, 1980 में गठित राजमन्नार समिति ने अनुच्छेद 250 यहाँ पे 2 नहीं 356 और 357 को समाप्त करने की बात कही थी। चौथा विकल्प जो डी है कि वर्ष 2007 में गठित पुंछी आयोग ने राज्यपाल के कार्य को नैतिकता से पालन करने की बात कही थी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। आई होप आप जो है कि डिसाइड कर लेंगे। तो पहला जो है कि एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 94 वाला, इसमें सही बात है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के संदर्भ में जो राज्यपाल की शक्ति होती है उसके संदर्भ में इसमें बात की गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी अच्छा वर्डिक्ट आया था। उसके बाद दूसरा है जो दूसरा विकल्प है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश की थी जो किसी दल से संबंधित नहीं हो, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में बात लिखी गई है सही है। तीसरा जो विकल्प है गलत है। इसमें लिखा है कि 1980 में गठित राजमन्नार समिति, नहीं 1980 नहीं 1970 में गठित हुई थी राजमन्नार समिति और इसने कहा था कि अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये जो बात है कि इसमें देखिए 1980 लिख दिया गया है, ये गलत है ना। इसकी जगह 1970 होता ठीक होता। तो हमें असत्य कथन ही तो चयन करना, तो सी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में से कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अब आधुनिक दास्ता का अगर आपको अर्थ पता है तो आप बता सकते हैं। खैर इसमें से देखिए कौन कौन से आपको जो है कि ऐसे आर्टिकल हैं जो आधुनिक दास्ता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में जिनका उल्लेख है। तो कथन एक अनुच्छेद 21-24, कथन जो है दूसरा जो है अनुच्छेद 23 और 28, कथन तीसरा अनुच्छेद 39-42 और कथन चौथा कि अनुच्छेद 23। तो इसमें से देखिए आपको क्या करना है, इनमें से विकल्प बनाना है, कूट बनाना है। तो एक एक करके आप कथनों को देखें।
तो सही है। 21 जो है कि 21 में बात की गई है, 23 में भी बात की गई है, 24 में भी की गई है, 28 में नहीं की गई। 28 आपको पता है धर्म से संबंधित वाला आता है तो उसमें नहीं की गई है। 39 और 42 जो डीपीएसपी है इसमें भी बात की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 23 में भी बात की गई है, 21 में भी बात की गई है, 24 में भी बात की गई है। तो 21, 23, 24 तो हमारे हो ही गए और 39 और 42 में भी की गई है। और देखिए अगर देखा जाए तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन देखिए कथन दूसरा जो है इसमें अनुच्छेद 23 और 28 लिखा है, तो हम 28 की वजह से क्या करेंगे, 2 को गलत मान लेंगे। 23 सही था लेकिन इसके साथ 28 भी लिखा है, इस तरह से गलत था। तो हमारा जो सही विकल्प कौन सा होगा, कथन 1 और कथन 3 और कथन 4। तो देखिए कथन 1, 3, 4 है क्या, हाँ देखिए मिल तो गया। हमारा जो पहला विकल्प है कथन 1, 3, 4 यही क्या है, सही है। तो आई होप आपने समझा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए।